Hello friends, welcome to Greno Academy, changing the way of learning. I hope आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पढ़ना जितना जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ हमें स्वस्थ भी रहना जरूरी है। दोस्तों, आज का यह वीडियो साइंस क्वेश्चन सीरीज का छठा वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रेलवे के कई एग्जामों जैसे आरआरबी एनटीपीसी, एलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए हैं और रेलवे के आने वाले आगामी एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हम 10+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 11 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए किसी भी उपग्रह जैसे रॉकेट को भी हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी v का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। तो इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जिससे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा कोई वस्तु। पलायन वेग इसके वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है √2g_me/re और यह किसके बराबर होता है? √2g_re के और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे me क्या है? me है मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, re है पृथ्वी का त्रिज्या और g क्या है? गुरुत्व त्वरण और कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू आपको नोट करके रखना है, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में इस वैल्यू का मान हमें पता होनी चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन से जुड़े ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों, आपसे हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। यह वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक। दोस्तों, एक होता है कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको डिनोट किया जाता है VO से और इसका मान होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक होता है पलायन वेग, जो भी हम बताए आपको। पलायन वेग इसे VE से, इसके वेलोसिटी VE से डिनोट किया जाता है और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कक्षीय चाल और पलायन वेग इन दोनों में रिलेशन होता है V = होता है फॉर्मूला √2v0। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या ऑप्शन डी है अनंत पर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर ही। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से
थोड़ा बड़ा बनता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। वास्तविक हमेशा प्रतिबिंब उल्टा होगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति को हम जानते हैं। आइए देखते हैं। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जबकि फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। आइए तीसरा देखते हैं। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो अभी क्वेश्चन में बताए थे वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा। अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के मध्य है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब सिर्फ वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे तभी बनेगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन से जुड़े इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसे हम आपसे साझा करने की कोशिश किए हैं। देखते हैं आज का और नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, दो पिंड A और B समान द्रव्यमान के क्रमशः ऊंचाई h और 4h पर रखे हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा U का मान होता है mgh। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, mg और h कितना है? यहाँ पे h ही है। वस्तु B का स्थितिज ऊर्जा अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा mg, h कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है अनुपात, यानी UA अपॉन UB का हमें मान निकालना है। कितना आएगा? mgh अपॉन mgh इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। यहां से mgh से mgh कट जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोनों का द्रव्यमान क्या है? यहाँ पे सेम है, ऊंचाई में डिफरेंस है। किसी वस्तु को h ऊंचाई पर रखा है और किसी वस्तु को 4h ऊंचाई पर रखा है। तो स्थितिज ऊर्जा में अनुपात इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा U का फॉर्मूला होता है mgh। दोनों का अगर मास सेम है तो हम मास को चेंज नहीं किए, मास को रहने दीजिए। G क्या यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है तो G भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए। H का मान यहाँ पे h ही है और यहाँ पे क्या है? h का मान 4h है। तो इन दोनों को हम क्या किए? डिवाइड कर दिए। रेशियो पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहा जाता है। ऑप्शन ए है त्रिज्या, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है द्वारक या ऑप्शन डी है फोकस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहा जाता है द्वारक। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मान लिया जाए ये एक अवतल दर्पण है जिसको हम बाहर से पेंट कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। इसका सेंटर पॉइंट वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? सी। और वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव P का जो मध्य पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस। इसको F से डिनोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास, यानी इसको जब हम डॉट डॉट करके मिला दें, यहाँ पे गोला कर दें तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसका व्यास जो टोटल होगा इसको बोलते हैं द्वारक। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी f स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव यानी P से डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक होता है r, और उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। r इक्वल टू होता है 2f या f इक्वल टू होता है r/2।
इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। कई रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछा गया है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपसे हम साझा करने की कोशिश किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है, ऑप्शन ए है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब kg -1 एस पे -1। ये ऑप्शन बी है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर kg पे पावर -2 और सेकेंड पे -2। या ऑप्शन सी है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब kg पावर -3 एस पे पावर -3। या ऑप्शन डी 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब kg पे -2 एस पे -2। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से F इक्वल टू होता है, इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से g का मान कितना आ जाएगा? यहां से एफ आर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपॉन एम का मात्रक क्या होता है? केजी, तो केजी स्क्वायर। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बल का बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे केजी स्क्वायर है तो यहाँ से केजी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे? मीटर स्क्वायर। इस मीटर को इस मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर की पावर कितना हो जाएगा? 3। यहां से ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा, केजी पे -1। और सेकेंड क्या है? सेकेंड में पावर हो जाएगा -2, यहां पे -2 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। इसका मान कहीं भी नहीं बदलेगा क्योंकि यह नियतांक है। चाहे चंद्रमा पे ले जाएंगे तब भी इसका मान उतना ही रहेगा और पृथ्वी पे इतना मान है ही है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्लियर किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकुचित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है उष्मीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ऐसा सोचिए ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबा के रखे हैं, जब तक वो दबा हुआ है वो क्या है? उसका वेग स्थिर है, इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, तो एक स्थिति में स्थित है, इसलिए वह ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पराबैंगनी, ऑप्शन बी है अवरक्त, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी है मिलीमीटर तरंग। मिलीमीटर एक मात्रक होता है तरंग, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। अब बचा ऑप्शन 3, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव का। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और इसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए है 5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है -10 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -5 डायोप्टर और ऑप्शन डी है +10 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लेंस अवतल है
तो इसका मान कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस वाला ही सही होगा, तो प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन सी होगा या आंसर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। R इक्वल टू होता है 2f, हमें f निकालना है। क्योंकि f निकालने की क्यों जरूरत है, क्योंकि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता यानी पावर P इक्वल टू होता है 1/f, और f होना चाहिए मीटर में, इसलिए हमें f यहाँ पे जरूरी है। तो यहां से f कितना हो जाएगा, r/2, और r का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहां से हम डिवाइड करेंगे 2 से इसको, तो कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो बस यहां से p कितना निकल जाएगा, p हो जाएगा 1/0.1 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 डायप्टर। तो इसको करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह मान फोकस दूरी इसकी माइनस होती है, तो यहाँ पर -10 डायप्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का विवर्तन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रिज्म से प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मान लिया जाए एक प्रिज्म है और इसमें एक श्वेत प्रकाश भेजा जाता है, तो ये कितने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये होता है विबग्योर, विबग्योर GYOR। R होता है रेड, O होता है ऑरेंज, Y होता है येलो, G होता है ग्रीन, I होता है इंडिगो, और V होता है वायलेट यानी अल्ट्रा वायलेट। तो एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म के द्वारा जब भेजा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित होता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो और वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ये सारे जो तरंगे होते हैं, ये कौन सी तरंग होती है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ये होता है V का होता है 3900 एंगस्ट्रॉन, जबकि रेड का होता है 7800 एंगस्ट्रॉन। तो विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है, ये होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के ये होता है 7800 एंगस्ट्रॉन तक। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखेगा, कई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 78। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक ऑप्शन ए है सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, या ऑप्शन सी है अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अगर दाब बढ़ेगा या घटेगा, अगर दाब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। जैसे हम H ऊंचाई से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है, जिससे जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, कई बार एग्जाम में आता है कि पहाड़ों पे पानी देर से क्यों उबलता है। इसका कारण यह है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और प्रेशर भी वहां पे कम होता है पहाड़ों पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, जिस वजह से
पहाड़ों पे जल 100 डिग्री पे ना उबल करके 100 डिग्री से ज्यादा पे उबलता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एट माउंटेन, पहाड़ों पे किसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका होता है 100 डिग्री से ज्यादा। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ध्रुवों पर यानी पोल पर अधिकतम होता है कि क्या? किसी वस्तु का भार। भार क्या होता है? भार होता है mg, यानी वस्तु का द्रव्यमान, और गुरुत्वीय त्वरण जी की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? भार यानी वेट निकल जाएगा। यानी ये हमारी धरती माता है। धरती का आकार कुछ इस तरह से होता है इलेक्ट्रिकल साइज में। इसका ये केंद्र बिंदु होता है, ये इसका इक्वेटर लाइन होता है, और ये पोल होता है। यहाँ पे इक्वेटर होता है। इक्वेटर से जब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और यहां से जैसे हम नीचे आएंगे पोल से इक्वेटर की ओर, जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो जी का मान पोल पे कितना होता है? मैक्सिमम होता है, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। तो इसलिए ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार अधिकतम होगा। तो आज का यह थे 11 क्वेश्चन जिसे हम आपसे साझा करने का कोशिश किए हैं। हमें आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ग्रेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।